हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग जीव विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है, तो इस सीरीज को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 42 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 43 से स्टार्ट करेंगे। 43 में पूछा गया कि भ्रूण किसमें मिलता है। भ्रूण किसमें मिलता है, तो इसका सही जवाब है बीज। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो होता है बीज से बाहर आता है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे, तो देखिए, क्लोरैम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। इसके बाद सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। 45 है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके। टाइफाइड और जो कॉलरा है ये किसके विशिष्ट उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है आप बताइए, ये किसके उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो टाइफाइड और कॉलरा है ये विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोगों के। जल जन्य रोगों के, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन्य रोगों के एग्जाम्पल हैं। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी और कॉलरा का कारण है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु। याद रखिएगा, जो टाइफाइड रोग है इसका जो कारण है सल्मोनेला टाइफी के कारण यह रोग होता है, और कॉलरा का जो कारण है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु। पीने के जल के उचित उपचार के द्वारा जो है इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। 46 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो जो यकृत यानी जो लीवर है एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि खाद्य विषाक्तन के द्वारा ये प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त कर देती हैं। 47 है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए ऑप्शन ई। ऑप्शन ई दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन सही है। मनुष्य के शरीर में देखिए तिली या प्लीहा थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और जो गश्ती सेना की ये जो डब्ल्यूबीसी है ये गश्ती सेना के भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। 48 है, ओंकोजीन संबंधित है किससे। ओंकोजीन किससे संबंधित है आपको बताना है। ओंकोजीन जिससे संबंधित है वह कर्क रोग से। कर्क रोग से ओंकोजीन संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉ सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। किसका? रॉ सर्कोमा नामक वायरस।
49 है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ल्यूकेमिया रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है वो कौन सा है, आप बताइए। याद रखिएगा, रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी यह एक ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। किसका? तो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 का। तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। रेडियो फास्फोरस, याद रखिए रेडियो फास्फोरस यानी P32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। 50 नंबर है तीव्रता एवं प्रतियुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आयनीय विकिरण। क्या? आयनीय विकिरण यानी जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है या उपचार में भी यह प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से जो है कैंसर हो सकता है। 51 है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सहज प्रणाली मुक्त तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 52 है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रित करता है, बताइए कौन? शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः जो है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का जो कारण है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? 53 है शरीर का जो तापमान है नियंत्रित करता है वो कौन? शरीर का जो अंग है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है तो वह है आपका हाइपोथैलेमस यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ ही सेकंड पहले ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 54 है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, ठीक है, या इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी से जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण जो है ये तीनों जो है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। इन तीनों के उपयुक्त कह सकते हैं। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। 56 है पार्किंसन बीमारी को उपचार के जो पार्किंसन बीमारी है इसके उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन। किसको? आर्विड कार्लसन को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को
वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न और गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन के कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। 57 है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, डायबिटीज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? वह दिन कौन सा है? 14 फरवरी है, 14 मई है, 14 सितंबर है, 14 नवंबर है। तो देखिए, डायबिटीज दिवस जो है, याद रखिएगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 58 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, वह कौन सा जीव है? वह जीव कौन सा है? या वह छोटा जीव है जो स्वयं विकास करता है, प्रजनन भी करता है, ये दोनों करने में यह सक्षम है? वह जीव है माइकोप्लाज्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है और यह स्वयं विकास अपने आप को विकसित करता है, प्रजनन करने में भी यह समर्थ होता है। 59 है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जो विषाणु होता है, ये विषाणु शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 20 प्लस अणु, विषाणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। 60 नंबर है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो बताइए, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AWAHAN आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका सही जवाब होगा, जो आह्वान है ये मतलब कि इसकी ये जिस उद्देश्य के लिए या जिस प्रतिरोध के लिए ये कार्यरत है, वह है आपका HIV एड्स, यानी सी ऑप्शन। भारत में HIV या एड्स की रोकथाम के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत 2003 में हुई थी। 61 है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहां पर? मानव हृदय प्रत्यारोपण कहां पर सबसे पहले हुआ था, आपको यह बताना है। देखिए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सबसे पहले मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक जो है कह सकते हैं प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण किया था। यानी हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। जीवाणु की खोज किसने की थी? 62 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक ने किया था। तो ल्यूवेन हुक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर बात करें तो प्रश्न संख्या आपका 63 है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से या हेल्प से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह कौन सा पदार्थ है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह किसके मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है।
ठीक है। 64 है कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है, तो याद रखिए कणीय जो तत्व है वो है वायु प्रदूषक, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो कणीय तत्व, कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। 65 है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। वैस्कुलर पौधों में या संवहनी पौधों में पानी जो होता है ऊपर किसके माध्यम से जाता है, प्रश्न ये है, आपको बताना है। संवहनी पौधों में पानी जो है, देखिए पानी जो होता है जाइलम टिश्यू के माध्यम से ऊपर जाता है। जाइलम और फोयम, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। तो पौधों में जाइलम और फोयम का कार्य क्या है ये आपको याद रखना है, और यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल और खनिज पोषक तत्व होते हैं पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ये ले जाया जाता है। यानी जाइलम जो होते हैं इसके माध्यम होते हैं, इसी के द्वारा जाइलम ही पौधों को जो है जड़ों से अवशोषित करके जल और खनिज पोषक तत्वों को ये पौधों के अन्य भागों में ऊपर तक पहुंचाता है। 66 है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो देखिए कहीं कहीं आपको लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिख जाएगा और कहीं कहीं आपको 60.9 डिग्री सेंटीग्रेड दिख जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी दिखे आपको सही करना है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैसे एक्यूरेट है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं आपको 37 डिग्री भी मिलेगा, तो आपको लगभग अगर हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 37 डिग्री और 36.9 डिग्री दोनों ऑप्शन हो तो आपको 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है मार्क करना है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, लगभग 98.6 डिग्री फारेनहाइट, याद रखिएगा। 67 है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वदाता यानी जो सभी को ब्लड दे सकते हैं, इस ग्रुप के रक्तदाता का जो ब्लड ग्रुप होता है कौन होता है, यानी किस ब्लड ग्रुप के लोग सभी को खून दे सकते हैं, यानी ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ले नहीं सकते लेकिन दे सकते हैं। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो जो वो ओ वर्ग या वो ब्लड ग्रुप जो है ओ ब्लड ग्रुप धारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। ए बी वर्ग व्यक्ति को सर्वत्र या सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, ले तो सकता है दे नहीं सकता। यानी जो ए बी वर्ग के व्यक्ति हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, किसी भी वर्ग का रुधिर इनको दिया जा सकता है, लेकिन इसका रुधिर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए ये ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते। ये सर्वत्रिक ग्राही होते हैं, सभी से ग्रहण कर सकते हैं, और वो सभी को रक्तदान कर सकते हैं। 68 है सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो स्वीकार करते हैं, सभी से ब्लड को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ये ब्लड ले सकते हैं, वो है आपका सी ऑप्शन, ए बी ब्लड ग्रुप वाले, ये सभी से स्वीकार करते हैं, यूनिवर्सल ये एक्सेप्टर होते हैं, जबकि ओ ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। 69 है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। हड्डियों की पढ़ाई जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों के बारे में पढ़ाई की जाती है, डी ऑप्शन। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, बोन का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन, सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा
70 नंबर है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी या कितने पेयर तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो याद रखिएगा 31 पेयर, बी ऑप्शन। देखिए, कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 71 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं, तो याद रखिएगा। 72 है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य का जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 28, यानी 28 अस्थियां पाई जाती हैं मनुष्य के खोपड़ी में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है, जैसे कपाल में 8 अस्थियां, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है, खोखली होती है, संरद्र होती है या किलक होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है, यानी सॉलिड होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 74 है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल में। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, इंसीजर्स, यानी सामने वाले चपटे दांत, जिसको कृंतक बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसको इंग्लिश में इंसीजर्स बोलते हैं। जीवधारियों में अकारकीय और शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह अवशेषी अंग एक ऐसा अंग होता है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझा दर्शाया जा सकता है, जैसे मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका और आंख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है, तो याद रखिएगा। 76 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है आपका एंजाइम। एंजाइम जो होता है रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज कर देता है। ये जो एंजाइम है इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रियाओं के गति को तेज कर देता है। ये जो एंजाइम होता है किसी अभिक्रिया को तेज कर देता है और इसके लिए उत्तरदायी होता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। 77 है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह विटामिन सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और स्किन को ये स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रसदार फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को यानी स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 78 है, दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध किसका घटिया स्रोत है या दूध में कौन सा जो प्रोटीन या कैल्शियम या विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी जिसमें दूध में वह कौन सा विटामिन, मिनरल्स
या कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। यह विटामिन सी का घटिया यानी पुअर सोर्स है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 80 है, इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है किससे? तो डहेलिया के जड़ों से। इल्यूनिन डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, इल्यूनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। 81, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह आपका जल। 80% से भी अधिक सेल में, यानी सेल मने कोशिका में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह जल है, वाटर है। जल की मात्रा कोशिका में सबसे ज्यादा होता है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। इसके बाद 82 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी पर जो जीवन है इसका विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जो जीवाणु थे कितने वर्ष पूर्व थे आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं है, डाउटफुल है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 वर्ष पूर्व हो चुका था। 3.5 अरब वर्ष पूर्व। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है 83 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।